अपने कीमती समय दिए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। साथियों, आज शहीद जुब्बा साहनी के शहादत दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को पटना कॉफेड के माध्यम से चलाए जा रहे कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। आज हम आने कॉफेड के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें तमाम मछुआरों को बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना के नाम से अब उसका नाम आम आदमी बीमा योजना हो गया है। उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आप लोग को सुनाऊंगा और मैं जानकारी दूंगा कि यह योजना कैसे और क्यों चलाई जा रही है। साथियों, हमारा मछुआरा समाज नदी में शिकारमाही करते हुए कितने मछुआरे पानी के अंदर डूब जाते हैं, किसी को धक्का लग जाता है, कोई आग में जल जाता है, दुर्घटना बहुत तरह का होता है। इसमें हमारा कॉफेड जो बिहार प्रांतीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो है एक संस्था है जिसके माध्यम से मछुआरों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाता है। हाँ, दुर्घटना बीमा का लाभ लेने के लिए उसमें जो जरूरी कागजात है वह कागजात आपको दिखलाना होगा। सामान्य मृत्यु पर शायद आप लोग को मालूम होगा 8 अगस्त 1913 को एक राष्ट्रीय मछुआ आयोग से एक आदेश आया कि पहले मछुआरों को दुर्घटना मृत्यु पर जीवन बीमा का पैसा 1 लाख रुपया मानदेय मिलता था, लेकिन 13 अगस्त
2013 को एक आदेश आया कि नहीं, अब जो भी मछुआरा समाज को दुर्घटना मृत्यु होता है या दुर्घटना किसी तरह की दुर्घटना में मृत्यु होता है तो उसको 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। साथियों, मैं उसी विषय पर आप लोग को मैं बतलाना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी मोहल्ले के रहने वाले हैं, किसी भी जिले के हो, किसी भी प्रखंड के हो, तो आपको अगर मोहल्ले में कोई दुर्घटना से अगर मछुआरा समाज अगर मृत्यु होता है तो आप लोग तत्काल कॉर्पोरेट को सूचना दें और कम से कम ज्यादा कुछ नहीं, आपके पास कोई कागजात नहीं है, कोई FIR नहीं है, तो कम से कम दुर्घटना मृत्यु में नीति है कि उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम जरूर होता है लाश का, तो कम से कम एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लेकर के आप कॉर्पोरेट से संपर्क कीजिएगा। तो बाकी कागजातों की व्यवस्था, वैसे FIR का कागज होता है, बैंक का खाता नंबर मांगा जाता है और कुछ ऐसे जरूरी कागजात हैं, मतदाता पहचान पत्र है या उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र है। अगर पत्नी मर गया तो पति उसका उत्तराधिकारी होता है और पति मर जाता है तो पत्नी उत्तराधिकारी होती है। तो इस आधार पर मैंने आपको हर तरह का सुझाव, हर तरह का दिशा निर्देश दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको कोशिश करेगा कॉर्पोरेट कि आपको दुर्घटना बीमा का राशि 1 लाख तो जरूर इस समय मिलेगा, लेकिन हो सकता है अभी थोड़ा इसमें सस्पेंस पड़ा हुआ है। बीमा का राशि 2 लाख तो 2 लाख रुपया हो गया है 8 अगस्त 2013 को ही, लेकिन अभी कार्ड रूप नहीं दिया है। हो सकता है कि महीना 2 महीना में कार्ड रूप आपके सामने आ जाए। तो अब किसी भी तरह का मछुआरे को दुर्घटना बीमा अगर होता है तो दुर्घटना बीमा के माध्यम से आपको 2 लाख रुपए का राशि भुगतान किया जाएगा। रह गया समान मृत्यु। समान मृत्यु में मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि जितने भी मछुआरे हमारे समाज के जिनका उम्र 18 से ऊपर हो और 60 से नीचे हो, वो अपना बीमा करा ले। और कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर भी कॉर्पोरेट का जो बीमा मित्र होते हैं प्रखंड का, वहाँ नहीं है। हर प्रखंड में बीमा मित्र, क्या हो गया, हर प्रखंड में, बिहार का कोई सा प्रखंड नहीं है जहाँ पर बीमा मित्र नहीं है। और बीमा मित्र के माध्यम से आप अपना शरीर का बीमा करा सकते हैं। अगर सामान्य मृत्यु होता है तो उस पर 30,000 रुपये का आपको बीमा राशि मिलेगा और दुर्घटना मृत्यु पर आपको 2 लाख रुपए का राशि मिलेगा। तो साथियों, मैं बिहार प्रांतीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति की तरफ से जो मछुआरों समाज के लिए जो सहायता राशि या जो भी ऐसे भी छात्रवृत्ति भी इसमें है, अगर आपके बच्चे आपने बीमा कराए और आपके बच्चे का क्लास 9 से लेकर 11 तक किसी भी स्कूल में, चाहे वह सरकारी स्कूल हो चाहे गैर सरकारी स्कूल हो, अगर छात्र है तो छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान है। और उसमें आपको प्रति महीना 100 रुपया, यानी साल में 1200 रुपया आपको छात्रवृत्ति का भुगतान भी किया जाएगा, बशर्ते कि उस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, जो हेड मास्टर हैं, उनके द्वारा मुहर और सत्यापित किया हुआ कागज हो। फॉर्म मिलता है यहाँ से और आपको केवल मुहर और दस्तखत करा देना है हेड मास्टर से और उसका रोल नंबर लिख देना है कि किस क्लास में है। तो साथियों, हम तमाम उपस्थित जन समुदाय को, खासकर मछुआरा समाज को मैं आग्रह करूंगा कि आप बिहार प्रांतीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति से जुड़िए, उससे संपर्क कीजिए और उससे होने वाले फायदे का आप लाभ उठाइए। इसी में आपको फायदा होगा। और विशेष करके हमारे पीछे हमारे निर्देशक माननीय श्री छोटेलाल सोनी जी अभी हमारे पास बैठे हुए हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, विस्तार से इस पर अपना प्रकाश डालेंगे। और इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय मछुआरा समाज। आज जो पाकिस्तानी शहादत दिवस समारोह में उपस्थित बिहार के सभी जिलों से आए हुए इस समाज के
यूं ही नहीं मना रहे होंगे। उनके जो कर्तव्य रहे हैं, उनका जो काम रहा है, उनके जाने के बावजूद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है और आजाद भारत होने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आज जिस जाति समाज से आते हैं, माना जाता है कि इनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक चेतनाओं का अभाव है। बावजूद इसके ऐसे महापुरुष हुए जो अपने कर्तव्य से हम लोगों के आज पुरोधा प्रमुख बने हैं। हम उनके याद में समारोह कर रहे हैं। साथियों, हम लोगों का जो मूल पेशा है वो ये कि हम लोग मछली मारते हैं, मिट्टी काटते हैं, नाव चलाते हैं, घाट जोतते हैं, गंगा और कोसी के दियारा में साग सब्जी उपजाने का काम करते हैं। ये हमारा मूल पेशा है। साथियों, हम लोगों ने जो अभी तक अनुभव किया है वो ये कि आज तक जो भी आदमी, जो हमारा जातीय और वर्ण व्यवस्था है, उसके हिसाब से जो आदमी अपने मूल पेशा में लगा हुआ है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि हम लोगों का जो जातीय व्यवसाय है वो ये सब व्यवसाय है, माना जाता है। तो उसी तरह से कोई भी जात हो, जैसे ब्राह्मण है, उसका जो जातीय पेशा है वो ये है कि उसको पूजा करवाना है, पंडिताई करना है, श्राद्ध करवाना है, विवाह करवाना है, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद करवाना है। ये उनका उनके जातीय पेशा है। उसी तरह से सभी जातियों का अपना अपना पेशा है। हम लोगों ने ये अध्ययन किया है। ये मेरा मानना है कि जो भी समाज के व्यक्ति अपने जातीय मूल पेशा से जुड़ा हुआ है, उसका आज उद्धार नहीं हुआ, उसका आज विकास नहीं हुआ। आज तक कोई भी निषाद मछली मारकर आगे नहीं बढ़ा है। मेरा मानना है कि जब आदमी अपना जो मूल पेशा है, जो भी उससे ऊपर उठ के सोचा है, ऊपर उठ के किया है, आज उसी का उद्धार हुआ है, वही आज विकसित है या विकासशील है। अब आप कहेंगे कि यदि ऐसा हुआ तो क्या मछली कौन मारेगा, पंडिताई कौन करेगा? यदि जातीय मूल पेशा से ऊपर उठ के ही काम करेगा तो आखिर ये काम कौन करेगा? और यदि ये काम नहीं हुआ तो क्या समाज में एक विकृति नहीं पैदा हो जाएगी? हो सकता है आपका ये प्रश्न हो। साथियों, विकृति जरूर पैदा होगी। सबको अपना अपने हिसाब से जो काम है उसको करना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब जातीय मूल पेशा में लोग लगा रहता है तो उसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं। कोई भी लोग आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं करते, और जब तक आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जाएगा तो परंपरागत जो तकनीक है व्यवसाय करने का, पेशा करने का, उसमें उद्धार नहीं हो सकता। और यदि कोई ब्राह्मण वो पूजा पाठ से ऊपर उठ के सोच रहा है, ऊपर उठ के कर रहा है, उसी पूजा पाठ को स्टैंडर्ड ढंग से कर रहा है, तो आज वो बहुत आगे है। उसी तरह से यदि कोई निषाद आधुनिक तकनीक ढंग से मछली पकड़ने का काम कर रहा है या उसका काम कर रहा है, उस व्यवसाय में अपना बेहतर आधुनिक तकनीक लगा रहा है, तो वो बेहतर कर रहा है, उसमें बेहतर इनकम पा रहा है, बेहतर कुछ कर रहा है। दूसरा ये कि
पुराने लोग कहते आए कि शिक्षा जिस समाज में होगी उसका भलाई होगा। जो लोग शिक्षित हो जाएंगे वो लोग विकसित हो जाएंगे, ऐसा मानना है ये सभी लोग के जुबान पर आम बातें होती हैं। बात भी बिल्कुल सही है कि आदमी जब शिक्षित होगा तो ही वो विकसित होगा, क्योंकि दुनिया के बातों को जानेगा, समझेगा, परखेगा और उस पर अमल करेगा। भाइयों, आज एक तरफ शिक्षा के नाम पर जो सरकार की व्यवस्था है वो दोयम दर्जे का व्यवस्था है। आप सब लोग जानते हैं कि एक सरकारी विद्यालय है जो गांव में, टोलों में, कस्बों में चलता है। प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, जिसमें गांव ग्राम के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी व्यवस्था पर ही नवोदय विद्यालय है, नेतरहाट स्कूल है, सैनिक स्कूल है, वो भी सरकारी व्यवस्था पर ही चलता है, उसको भी सरकार ही देखती है। एक तरफ जब सरकार नवोदय विद्यालय का व्यवस्था कर सकती है, एक तरफ जब सरकार नेतरहाट और सैनिक जैसे विद्यालयों का स्थापना कर सकती है और उसमें बेहतर पढ़ाई दे सकती है, तो क्या उस विद्यालय में बेहतर पढ़ाई नहीं दिया जा सकता? उसमें भी बेहतर पढ़ाई दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ वहां भी सरकार व्यवस्था करती है और यहाँ भी सरकार व्यवस्था करती है। ऐसा हम क्यों माने कि कुछ ही बच्चों में प्रतिभा होती है? ये प्रतिभा के नाम पर जो व्यवस्था किया जाता है कि उन बच्चों में ज्यादा प्रतिभा है, इसलिए उनको बेहतर व्यवस्था दिया जाता है कि वो और बेहतर करें। मैं क्यों मानूं कि कुछ ही बच्चों में प्रतिभा होता है? प्रतिभा सभी में होता है। आप प्रतिभा को पहचानते नहीं हो, आप मानते नहीं हो, आप उसको मौका नहीं दियो। जिसको नाचने का प्रतिभा है वो नाचेगा, जिसको गाने का प्रतिभा है वो गाएगा, जिसको मछली मारने का प्रतिभा है वो मछली मारने में बेहतर करेगा, जिसको इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, जिसको जिस क्षेत्र में प्रतिभा है वो उस क्षेत्र में बेहतर करेगा। उसको मौका तो दो। उसके लिए मौका नहीं है, उसके लिए कोई भी मौका नहीं है। आज हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ही इस दुनिया का, अब भारत का नहीं, पूरे दुनिया का जो सबसे खराब स्थिति है वो है भ्रष्टाचार का। भाइयों बहनों, आप लोग जानते होंगे और महसूस भी करते हैं आज भ्रष्टाचार में संलिप्त कौन है। जो ज्यादा शिक्षित हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े उच्च पोस्ट पर हैं, जो समाज के अगुवा हैं, समाज उसको एकदम इस दृष्टि से, इस निगाह से देख रहा है कि शायद यहाँ से कुछ होने वाला है, शायद यहाँ से हमारा विकास होगा, हमारा डेवलप होगा, हमारा कल दिन बेहतर होने वाला है। आज वही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मतलब यह है कि शिक्षा जिसमें ज्यादा है, जो ज्यादा शिक्षित है वो उतना ही भ्रष्ट है। ऐसा नहीं मानते कि सभी शिक्षित भ्रष्ट हैं, लेकिन अधिकांश जो भ्रष्टाचार है वो शिक्षित लोगों में ही है। जो ज्यादा शिक्षित है वही ज्यादा भ्रष्ट है। एवं मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण एवं निषाद समाज, मछुआरा समाज के कोने कोने से आए हुए सभी माताएं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस समारोह में हम आप उपस्थित हुए हैं, यह समारोह अपने स्वजातीय के लिए यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक पर्व के रूप में जानते हैं और हम लोगों को इसे मनाना चाहिए।
एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समाज के लिए, साथ में दूसरों समाज के लिए अपने हक, अपने अधिकार को मान सम्मान के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। आज उनकी कुर्बानी से हम लोगों को एक सबक सीखना चाहिए, अपने आप में यह जोश पैदा करना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी निषाद समाज के हैं, मछुआरा समाज के हैं, वह अपने आप को युवा सहनी के तरह अपने हौसला को बुलंद करके रहें और आने वाला जो भी परिस्थिति होगा, जो भी समस्या होगा, उससे संघर्ष करने के लिए बराबर तैयार है। आप जान रहे हैं कि राजनीति का भागदौड़ हमारा आबादी करीब बिहार में 12% के आसपास है और राजनीति में हम सुन पाते हैं, इसमें हमारा भी समाज है। जिस वार्ड में 1000 घर है, 1000 वोट है, वहां हम राजनीति नहीं करते हैं। ये भी एक कमी है, ये भी एक कमी है। 5 घर वाला वहां वार्ड काउंसिलर बन जा रहा है और 100 घर 500 घर वाला मुंह ताक रहा है। इसको दूर करने की जरूरत है, इसको दूर करने की जरूरत है। अगर वोट हमारा है तो ये सीट भी हमारा होना चाहिए। मित्रों, अगर हम आज पिछड़ गए तो कल जाओगे उसके यहाँ किरासन तेल लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, तो चोर कहेगा कि तुम्हारा कोटा तो कल ही उठ गया। मित्रों, आपको राजनीति में आगे आना पड़ेगा। कुबेर के खजाना है ये, सेंट्रल से सारे जातियों को वर्ग के आधार पे वहां से पैसा आता है। वो पैसा मेरा हक में आना चाहिए, वो पैसा हमारा समाज के विकास में नहीं जाता है और बिचौलियों ने दूसरे एंगल से वो अपने पॉकेट में ले लेता है। इसलिए मित्रों, मैं शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक पे हम लोग जम के काम करना पड़ेगा और वार्ड लेवल पर भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम युद्ध के मैदान में जाएंगे, हम पटकेंगे कि नहीं पटकाएंगे, इसका पहले फैसला नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर हम मैदान में जाते हैं, मेरी हार भी होती है, तो इस वातावरण में नाम जाएगा कि फलाने निषाद का बच्चा 5000 वोट से हार गया विधायक का चुनाव, तो मेरी हार ही जीत होगी। कल ये हार मेरी जीत होगी। मित्रों, हिम्मत रखना चाहिए। ये शरीर नश्वर है, एक दिन मरना है इसको, मगर एक इतिहास बना के मरेंगे। ऐसे नहीं, एक इतिहास बना के मरेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि निषाद भी कोई जात होता है। मित्रों, तो ऐसा नहीं है कि राजनीति किसी एक आदमी का है। ये भारत देश के हम भी निवासी हैं और हमारा भी देश में जीने का हक है। उस संविधान के तहत हमारा भी हक मिलना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
एक दूसरे को घर पे जाकर, कहीं चौतरे पे जाकर उस संस्कृति में, शादी विवाह में उसको शामिल होना चाहिए। ये हमारी एकता का परिचय होगा। ये हमारा एक वातावरण में, हमारा एक वातावरण में एक आत्मशक्ति बनेगा वहां पर। एवं कूटनीतिक जो हमारे निषाद समाज के लिए घातक है, ये निषाद समाज के लिए घातक है। अगर 10 निषाद समाज बैठ करके कोई अगर निषाद विकास पर कोई अगर कूटनीतिक बना रहा है, तो हमारे ही निषाद बंधु में जाकर उसको विपक्षी आदमी को जाकर के मैसेज को लीक करता है और अपने ही विकास पर वो कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। इस तरह की भी छोटी सोच हमें जो है ना विकास के रास्ते पे कभी हम नहीं पहुंच पाएंगे, कभी मंजिल पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह से बिंदुओं पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। आप उठा कर देख लीजिए, आजादी के बाद से आप सभी ने हमको लूटा, सभी ने हमको लूटा। कोई पार्टी जो है ना निषादों को विश्वास में न दिया और न विश्वास की हक की बात किया। इसलिए आज हमारे एक ऋषिकेश कश्यप जी ने स्वर्ण राज्य कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी का आज विमोचन किया गया, लॉन्च किया गया। इसके पीछे भी बहुत सारी हम लोगों को मजबूरी थी। जैसे आपको मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, आरजेडी के जो पार्टी है उस पार्टी का वेश यादव समाज का वेश है। आज यादव समाज कहां चला गया आप देखिए उठाकर, जहां जब पार्टी बना वहां से देखिए, आज सारे पार्टियों में इनकी पूछ हो रही है, सारे पार्टियों में इनकी पूछ हो रही है और अच्छे अच्छे पोस्टों पे ये लोग आसीन हो चुके हैं। जब सेंट्रल से किसी तरह का स्कीम चलेगा उसका नेतृत्व वो लोग करेंगे, आप नहीं कीजिएगा। इसलिए मित्रों, आप आज के समय में आप कोई ऐसा पार्टी उठा के देख लीजिए जिसमें यादव समाज नहीं है। पासवान के देख लीजिए, उसमें आज दलितों में आज पासवान की स्थिति कहां चली गई, क्यों चली गई? उनमें एकता थी, गरीब थे, लेकिन अगर एकता रहेगा तो अच्छे अच्छे ताकतवर को मैं पानी पिला सकता हूं। मित्रों, इसलिए एक मजबूरी हमको हुआ और एहसास हुआ कि नहीं अब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। हम बिहार के आए हुए तमाम नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस पार्टी को हम अति पिछड़े में सभी जाति को लेकर चले और पंचायत स्तर पर इसका सदस्य बनाने की काम करें, अध्यक्ष बनाने की काम करें, प्रखंड लेवल पे अध्यक्ष बनाने की काम करें और हमारा नौजवान इसमें बढ़ चढ़ करके इस बैनर को इस वातावरण में लहराने का काम करें। अगर हम एक प्रण कर ले तो 10 सालों में हमारी पार्टी और हमारे समाज का अस्तित्व इस पटल पे दिखाई देने लगेगा। फिर किसी को मजाल नहीं होगा निषादों को इग्नोर करने का। मित्रों,
राजनीति में हम लोग को जम के काम करना पड़ेगा। कभी हताश नहीं हुए, एक कदम से कदम मिला करके हम लोग बढ़ते रहे। आने वाले समय में आने वाली हमारी पीढ़ी का, आज का मेहनत ही हमारे पीढ़ी का वो ताज पहनाएगा जो आज हमको बुरा है। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम लगाता हूं। जय निषाद संघ एवं ये पार्टी का अध्यक्ष जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो स्वर्ण कल्याण और तांत्रिक पार्टी बनाए एवं और भी पदाधिकारी बने। निषाद जी से मुकामा वो आए, अपनी बातों को रखें। अर्जुन निषाद जी बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखें और सारगर्भित बातों को रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जुब्बा शाही शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इसके अध्यक्षता करता श्री ऋषिकेश कश्यप निषाद जी, संचालक करता छोटे साहनी जी और स्वागत अध्यक्ष रविंद्र भारती जी और मंच पर बैठे हुए पूरे बिहार से आए हुए नेतागण और कोने कोने से आए हुए माता एवं बहनों, भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, सभी आदमी के मैं जुब्बा सहनी के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार जुब्बा सहनी के नाम से अगर नारा हो जाए तो उनको भी शहादत होने के बाद भी उनको आत्मा खुश रहेगा। जुब्बा सहनी अमर रहे, जुब्बा सहनी अमर रहे, जुब्बा सहनी अमर रहे, जुब्बा सहनी अमर रहे। ऋषिकेश कश्यप जिंदाबाद, ऋषिकेश कश्यप जिंदाबाद, छोटे साहनी जिंदाबाद, छोटे साहनी जिंदाबाद, अक्षय वर्मा जिंदाबाद, अक्षय वर्मा जिंदाबाद, रविंद्र भारती जिंदाबाद, रविंद्र भारती जिंदाबाद। भाइयों, आज जो है जुब्बा सहनी का शहादत दिवस इसलिए मनाया जाता है, जो जुब्बा सहनी एक लड़ाकू पहलवान थे, जो सरकार उनकी मान सम्मान देने के कभी भी काम नहीं करता है। अगर आज जुब्बा सहनी नहीं होते और पूर्वी चंपारण के लोनिया समाज अगर नहीं होते, जबकि उनको नाम नहीं आता, अगर वो लोनिया समाज नहीं होते तो भारत आजादी होने की बात नहीं था। क्योंकि गांधी जी पूरे भारत में चक्कर लगा चुके थे और आखिरी रास्ता पूर्वी चंपारण की धरती पर पहुंचे थे और वहां के लोनिया समाज नमक बनाते थे और अंग्रेज जब उनको नमक खाता था तो नमक के बदले बेचारा के कभी थप्पड़ भी लगता था, कभी किसी तरह के ऊपर नीचा वातावरण भी होता था। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो वहां के लोनिया समाज उनको बहुत अच्छा ढंग से स्वागत किया और दोनों में वातावरण हुआ। और वहीं पर पुनः जो लोनिया समाज में से जो बुद्धिजीवी थे वो गांधी आश्रम
टोटल के जब फौज उस रास्ता से गुजरा तो जुब्बा साहनी बोले, हे बाबा मैं भी आपको साथ दूंगा, मैं भी एक लड़कू बेटा हूँ, मुझे भी ताकत है अंग्रेज से लड़ने का। मैंने अंग्रेजों के साथ में किसी तरह के खींचातानी नहीं किया था। मुझे काला कह के पुकारा और गाली दिया। इसके बदला जो है मैंने 2-4 मुख उसको मार बैठे, कोई मैं गुनाह नहीं किया, लेकिन मुझे जो है केस करके उलझा दिया गया है। तो गांधी जी बोले, ए बाबू आप जो है मेरे साथ लग जाओ, मैं अंग्रेज से एक करके बदला लूंगा। तो उसी दरमियान में जुब्बा साहनी ने गांधी जी के साथ लड़ाई करने के समय भावना टोटल बना लिए रणनीति, और जिस थाना में इनको केस किया गया था उस थाना में जाकर जुब्बा साहनी ने बोला, ये इंस्पेक्टर साहब मैं कोई गुनाह नहीं किया हूँ, मुझे काला और गाली देकर अंग्रेज के औलाद मुझे पुकारा था, मैंने उस बात का लेकर विचार उठी, मैंने उसको दिया और मुझ पर केस किया है, आप मुझे नाम काट दो। इंस्पेक्टर बोला, जो अंग्रेज का आदेश है उस आदेश के मैं पालन करता हूँ जुब्बा, तुम अपने आप के हाजिर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम नहीं कटेगा। उसी वक्त जुब्बा साहनी ने 5 लीटर किरासन तेल लेकर और थाना में आग लगाकर और उस इंस्पेक्टर के उस आग में झुलसाकर मार दिया था। उसी दिन उसको जो है जुब्बा साहनी का फांसी का ऑर्डर दिया गया कि जुब्बा साहनी के फांसी दे दिया जाए। मुजफ्फरपुर जहां उनकी नगरी था, उस नगरी के बहुत मछुआरे समाज जेल में कैद कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। जब साल और 6 महीना जब बीत गया तो फिर जुब्बा साहनी सोचा, अगर मैं अकेला जेल में चले जाऊंगा, मुझे अगर फांसी हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरे साथ साथ अगर हजारों व्यक्ति का अगर फांसी होता है तो ये बहुत खराब की बात है। इतना बात सोचते हुए जुब्बा साहनी ने अंग्रेज की चिट्ठी लिखकर बोला, हे अंग्रेज, मेरा समाज जितना भी जेल में है सब आदमी का आप रिहाई कर दो, मैं उस रास्ता से आऊंगा और दूसरा रास्ता से मेरा समाज जेल से बाहर निकलेगा, मैं अपना आंखों से देख लूंगा कि मेरा समाज जेल से बाहर निकल रहा है, मैं अपने आप के आत्मसमर्पण करके आपको यहाँ में चले आऊंगा। इतना कहकर अंग्रेज से हजारों व्यक्ति के जुब्बा साहनी ने जेल से रहा करवाया और ये अपने आप के फांसी के फंदा पर पहुंच गया। इनको फांसी दे दिया गया 1934 में। और इस व्यक्ति के तो सरकार के मान सम्मान के साथ, गांधी जी के साथ जब ये इन्होंने लड़ाई किया था, इनको मान सम्मान के साथ गांधी मैदान के ऐसे जगह पर इनको मूर्ति बनाना चाहिए। इसलिए मैं इस समाज से मैं अनुरोध करता हूं कि पटना में अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो इस समाज से मैं अपना ओर से मैं आग्रह करता हूं कि कोने कोने में जाकर एक चंदा किया जाए और चंदा करके पटना में किसी अच्छा जगह पर जमीन खरीद के या सरकार से आग्रह कर जुब्बा साहनी के स्मारक बनाया जाए, जो मेरा पूरे बिहार नहीं भारत के जो मेरा आदमी है
मार्ग बना हुआ है। इनके माध्यम से मैं बिहार चलूं और जुब्बा सैनिक के स्मारक देखने के काम करें कि जो जुब्बा सैनिक का तस्वीर कैसे होते हैं। तो भाइयों, इस चीज के लिए आप लोग के कुछ विशेष कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं अपना अब हमारे अध्यक्ष महोदय पधार चुके हैं, हमारे मुख्य अतिथि भी पधार चुके हैं। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम अपने मुख्य अतिथि श्री अक्षय वर्मा जी से हमारे अध्यक्ष श्री ऋषिकेश कश्यप जी से और विशिष्ट अतिथि श्री मेघराज निषाद सांसद नेपाल से आग्रह करेंगे वो हमारे अमर शहीद जुब्बा सैनिक पर पुष्पांजलि अर्पित करें। साइड हो जाइए आप लोग। माला मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती तो हुआ जलाते फूल चढ़ाइए सब लीजिए ना भाई फूल। जुब्बा सैनिक अमर रहे, जुब्बा सैनिक अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा जुब्बा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जुब्बा तेरा नाम रहेगा, जुब्बा सैनिक अमर रहे। अध्यक्ष ही जय भाई। हाथ 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 वर्मा जी हाथ बाहर ऊपर विष्णु करिए। इस नाम से रजिस्टर्ड है, ये नाम से रजिस्टर्ड है, इस नाम से माना रजिस्टर्ड है, सर्वजन लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड है। सब कारण है इस नाम से पार्टी नाम से ऐसे तो दिखाई दे मछली फंस ग्लास रहे हो। अब नहीं तो तुम लोगों का शुरू होना जिंदगी खराब है। और जिंदगी लोग तीनों की जवान वो पानी में डूब गए और निशान का पुल पौड़ कर पार हो गया। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति में सिर्फ अक्षर की ज्ञान होनी चाहिए, विवेक की ज्ञान होनी चाहिए। आज गौरव है हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान के सांसदों पर, लेकिन मुझे लगता है यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद बने हैं निषादों के मत पर, निषादों के वोट पर, लेकिन पीछे से देखते हैं तो भूल जाते हैं निषादों को। ये अकाट्य सत्य है। वो महसूस नहीं होते हैं कि निषाद के प्रतिनिधि है। वो अपने आप को निषाद में जाति का होकर प्रस्तुति भी करने नहीं चाहते, वो शर्म लगता है। उनके ठाठ भाट में हिंदुस्तान में दिखता हूं। जब मैं राष्ट्रीय सम्मेलन किया था काठमांडू में, 20-25 हजार के जमघट मैंने किया था
संघ नेपाल के धरती पर। और पहला ऐतिहासिक निषाद सम्मेलन था काठमांडू में। मैं कैप्टन जनरल निषाद को बुलाया था, सांसद अनिल सानी को बुलाया था, बिहार के मंत्री रामचंद्र शर्मा को बुलाया था। कोई विदेश चले गए, किसी का हवाई जहाज छूट गया, किसी का गाड़ी भटक गई रास्ते में, वो लोग नहीं आए। क्या समझेंगे हम? क्या समझेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में भी हमारे संसद विधायक हैं? लेकिन आज हमारे भाई लोग एक टेलीफोन किया, मैं पार्लियामेंट में था, वो कहा कि शहीद जुबा सहनी का शहादत दिवस है 11 तारीख को। मैं वीर निषाद जुबा सहनी का शहादत की श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए मैं काठमांडू से पटना आ गया। इसलिए आया कि निषाद पुत्र के प्रति, निषाद जाति के प्रति हमें हृदय में ममता है, माया है। इस जाति के उत्थान के लिए सिर्फ नेपाल में ही नहीं, मैं हिंदुस्तान में भी चिंतित रहता हूं। मैंने कहा था फुलन जी से, फुलन जी एक विश्व स्तर पर निषाद जाति का संगठन होनी चाहिए। मैंने मांग किया था और अंतर्राष्ट्रीय निषाद संघ हम लोग दिल्ली में बनाए, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष फुलन देवी बनी, उपाध्यक्ष मैं बना और महासचिव विश्वम्बर निषाद यूपी के मंत्री बने। उनके मरने के बाद कोई हिम्मत नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान के धरती पर वो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर निषाद संघ बना सके। अभी मैं उम्मीद रखता हूं कोई पैदा हो हिंदुस्तान के भीतर, हिंदुस्तान ही हमारा नेतृत्व करेगा। वो हिंदुस्तान में ताकत है निषादों में, क्योंकि पूरे विश्व में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है हिंदुस्तान। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूं, समय कम है, आज मैं बहुत खुश हूं। राजनीति में जब किसी जाति और समुदाय को आप अवहेलना करेंगे, दमन करेंगे, उनका उचित मान और सम्मान नहीं देंगे, तब तक उस जाति के लोग, वो समुदाय क्रांति की तहत नई पार्टी बनाएगी देश में। यह कार्य सत्य है, यह विश्वव्यापी मान्यता है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी देश हो। आज मैं 20 बरस से नेपाल में संघर्ष कर किया। इसके पहले, आज से 25 बरस पहले मेरे पिताजी जयप्रकाश निषाद वो सांसद थे और 4 बार वो देश के मंत्री बने हैं नेपाल के। मैं उन्हीं का पुत्र हूं। 20 बरस से नेपाल की सरकार हमारे निषाद जाति को कुचल रही थी, कहीं जगह नहीं दे रही थी। वहां के पार्टियों ने भी, राजनीतिक दलों ने भी किसी निषाद को जगह नहीं दिया, भटक रहे थे हम लोग। तो हमने योजना बनाई कि आज नेपाल में सशक्त निषाद नेतृत्व की आवश्यकता है और एक पार्टी की आवश्यकता है। तो मैंने पार्टी बनाया और पार्टी के तहत मैं चुनाव जीतकर आज नेपाल के सांसद में। उसी तरह आज उसी तरह, लेकिन पार्टी है सिर्फ एक जात से नहीं चलती है। हम निषाद जाति इस पार्टी के वोट बैंक होंगे, वोट बैंक चुनौती देंगे। हमारे वोट से अन्य लोग सांसद बनते हैं, मंत्री बने हैं। क्या दिया हमने?
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अक्षय वर्मा जी को कि आज सिर्फ बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के निषादों को लेने को तैयार है। लगता है निषाद जाति को उनसे ही मान सम्मान मिलेगा, इसलिए आप लोग मजबूत करें। अक्षय वर्मा जिंदाबाद। मैं पहले भी कहा हूं, मैं नेपाल का सांसद हूं, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और मैं यहां जो आया हूं एक पार्टी के तहत नहीं आया हूं, निषाद संघ के नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से आया हूं। और आप लोगों ने हमको मंच भी दिया, बहुत सम्मान भी दिया। मैं आप लोगों को और पूरे नेपाल के निषाद भाइयों की तरफ से भी धन्यवाद देते हुए उचार शब्द में यही करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। श्री मेघराज निषाद साहब, आप अपनी बातों को रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके बातों से हमारे बिहार के मछुआरा भाइयों, मछुआरा भाई बहन आपसे प्रभावित हैं, आपके विचार को अनुसरण करेंगे। हम आगे आग्रह करते हैं प्रोफेसर लाल बाबू साहनी जी से कि वो आए और बहुत कम शब्दों में मछुआरों की समस्या और पार्टी विशेष पर अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। प्रोफेसर लाल बाबू साहनी जी। आज इस बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के ऐतिहासिक कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी के तत्वाधान में स्वर्गीय जुब्बा साहनी जी के 70वें शहीदी दिवस समारोह के अध्यक्ष भाई ऋषिकेश कश्यप जी, संचालनकर्ता छोटू जी और इस सभा हॉल में और इस समारोह के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता, गरीबों के रहनुमा, वंचितों के बीच जाकर के उनके दुख दर्द में सम्मिलित होने वाले युवा साथी अग्रतम इंडिया के अध्यक्ष भाई अक्षय वर्मा जी, नेपाल से आए हमारे मेघनाथ निषाद जी जो सांसद हैं, भारती जी मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, उप प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष भाई केदार साहनी जी, सभी मंच पर उपस्थित आदरणीय साथियों और इस सभा हॉल में सभी आदरणीय बिहार के कोने कोने से आए हुए भाइयों माताओं, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से भाई ऋषिकेश जी को और अक्षय वर्मा जी को, क्योंकि हम मुजफ्फरपुर से आए हैं और जिनका ये शहीदी दिवस समारोह मनाया जा रहा है और मुजफ्फरपुर के ही मीनापुर प्रखंड के रहने वाले थे, तो हम लोग उसके विषय में उनके विषय में अधिक जानते हैं। तो इन्होंने शहादत दिवस समारोह आज मुजफ्फरपुर में ही मनाया जा रहा है, लेकिन ऐतिहासिक पटना के इस कृष्ण मेमोरियल हॉल में इन्होंने रखने का काम किया है। तो मैं अपनी ओर से सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आपने ऐसा ऐतिहासिक काम किया। साथियों, क्योंकि आज हमारे जो पूर्व वक्ता थे मुख्य रूप से जो बोल रहे थे तो निषाद समाज के विषय में ही बोल रहे थे, क्योंकि यह कोई केवल निषाद समाज के समारोह नहीं है और कोई भी जो शहीद होता है, कोई भी जो देश
समाज का होता है। इसलिए ठीक है, हम इसलिए विशेष गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जुब्बा साहनी जी हमारे जात के थे, तो हमें खुशी होती है। और साथियों, जो कौम अपने पूर्वजों को याद नहीं करता वह कौम जिंदा नहीं रहता। इसलिए आपने सही जुब्बा साहनी का जो ये शहादत समारोह यहाँ रखने का काम किया है, एक ऐतिहासिक काम है। और मैं समझता हूँ यार, ये पार्टी के तहत जो नई पार्टी जिसका जन्म लिया, इसका भी छठी भी नहीं मनाया गया और इसका जो है बर्थडे भी नहीं मनाया गया। आज नया जन्म लिया है और अपने वैसे ऐतिहासिक आदमी जिसको न एक अक्षर पढ़ा लिखा था, मीनापुर के चैनपुर गांव का रहने वाला था। चैनपुर एक गांव है मीनापुर में, और उनका शादी नहीं था, शादी नहीं किए थे, बिल्कुल अनपढ़। जो गांव में घर होता है, जो फूस का घर होता है, घर को छावने का काम करते थे। लेकिन उनके दिल में जब देश हमारा परतंत्र था, तो देश के प्रति जो उनके दिल में ये ज्वाला देगा कि नहीं, हम परतंत्रता स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, और इसलिए जब उन्होंने बलिदान देने का काम किया। ऐसे महापुरुष का जो है हम आज जो है शहादत दिवस मनाए। और आप जानते हैं, साथियों ने चर्चा किया 1942 में जब स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी जो है फूटी, तो जो मीनापुर का थाना था, उसमें जो वार्ड दरोगा था, उसको इन लोगों ने घेर लिया थाना को। उसमें एक बांगुर सानी नाम के व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति, दरोगा के गोली से उसकी हत्या हो गई। और उसी प्रतिशोध में जुब्बा साहनी ने उस दरोगा को, अग्रह दरोगा को पकड़ के बांध करके और जिंदा जलाने का काम किया। आज उनका जो है शहादत दिवस मना रहा था। तो कोई साधारण व्यक्तित्व का समारोह नहीं मना रहे हैं। और तब जो अंग्रेजों ने 11 मार्च 1944 को उनको जो फांसी की सजा जो है भागलपुर जेल में दिया गया। आज भागलपुर जेल का नाम शहीद जुब्बा साहनी के नाम पर रखा गया। तो उनके ऐतिहासिक जो जीवनी है, तो उस अवसर पर हम फिर जो है अपने भाई ऋषिकेश जी और अच्छा बंदा जी को जो है हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो ये पार्टी का निर्माण किया है, जिसका नाम रखा है सबजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी। तो ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि आज जो राजनीतिक परिवेश है, उस राजनीतिक परिवेश में आप देख रहे हैं पैसा का इतना बड़ा बोलबाला हो गया है। आज रहता है दूसरे दल में, कल जो है फिर तीसरे दल में चला जाता है, और रुपया वाले लोगों को चाहे एमपी का हो चाहे एमएलए का चुनाव में लड़ाया जाता है। सबजन कल्याण आज ये समझ लेती है, और हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसको दूर
के आंसू को पोंछने आए हैं। इसलिए भाइयों, ये सदान हमें लड़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं लड़िएगा, दूसरे के बहकावा में नहीं जाना है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर हरना सीखो, और कुछ पाना है तो मरना सीखो। लोकतांत्रिक पार्टी का जो यश है, और खुद को इतना कर बुलंद, हम गरीब भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि खुद को इतना कर बुलंद कि हम तकरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बताओ तेरी रजा क्या है। इस पार्टी को जो नया जगह में जन्म लिया है, आज इस मेमोरियल हॉल में इसका जन्म हुआ है, इसको इतना मजबूत करना है कि तमाम लोग, तमाम गरीब लोग, तमाम जाति के लोग इसमें आएंगे, और यह पार्टी जो है बिहार में नया इतिहास देगा, नया विकल्प देगा। अभी चुनाव का विकल्प बन चुका है। ठीक है कि हम जो है अभी लोकसभा के चुनाव में मजबूत नहीं है, लेकिन जो आने वाला 2015 में जो विधानसभा का चुनाव है, तो हमें संकल्प लेना होगा। और एक कोई साधारण बात नहीं है साथियों। तो हमारे अक्षय वर्मा जी और जो ऋषिकेश कश्यप जी वगैरह लोगों ने जो ये संकल्प लिया है और इतना ऐतिहासिक काम किया है, तो आपको जो है इनके साथ रहना पड़ेगा। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो इनके साथ दीजिए, और लड़ना चाहते हैं हाथ उठा करके बताइए कि हम लड़ना चाहते हैं। आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ना चाहते हैं तो आपको जो है मुस्तैदी से इस पार्टी को गांव-गांव में जाकर के कार्यक्रम बनेगा। और इस ऐतिहासिक दिवस पर जो हम लोग जुब्बा सानी का जो समारोह मना रहे हैं, तो उस दिवस पर जो हम लोग को गांव-गांव जाना है, और तमाम वंचितों और तमाम जाति के लोगों को एकत्रित करके एक नया विकल्प बिहार में हम लोग देने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम जो है हम अपने आयोजक को जो है इस अवसर पर हम अपनी बात जो है उनको धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अब हम आग्रह करते हैं श्री राम प्रमोद सहनी जी से, जो सीतामढ़ी से चलकर आए हैं, बहुत ही जुझारू नेता हैं। इनसे आग्रह है कि बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। आदरणीय सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष जी भाई ऋषिकेश कश्यप जी, मुख्य अतिथि अक्षय वर्मा जी, मंच संचालन कर रहे भाई छोटे सहनी जी, रमेश कुमार भारती जी, नेपाल से चलकर आए माननीय सांसद मेघनाथ निषाद जी, लाल बाबू सहनी जी, मंच पर उपस्थित हमारे निषाद समाज के सम्मानित नेतागण, बिहार के कोने कोने से आए हुए निषाद समाज के भाइयों एवं बहनों, आज जुब्बा सहनी वीर जुब्बा सहनी के शहादत दिवस मनाया जा रहा है।
नतीजा होता है कि योजना औंधे मुंह मिल जाता है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। ऐसी नहीं है कि सरकारें योजनाएं नहीं बनाती है, योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उस योजनाएं का क्या हल होता है? एक शब्द में कहा जाए, टाइम फिश। अभी अखबारों के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि एक अकेला विभाग जहां से मछुआरों को करोड़ों रुपया मिल सकता था, उस विभाग के द्वारा 480 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। आपको आजादी के पूरे 65 वर्ष बीत चुके हैं। आज आजादी के 65 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज समाज में विषमताएं व्याप्त हैं। आज बहुत सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं है। जहां निर्णायक स्थिति है, जहां से योजनाएं बन सकती है, उस निर्णायक मंडली में वो शामिल नहीं है। विधायकों की संख्या या सांसदों की संख्या बहुत कम आबादी के हिसाब से। आपको पता होगा बिहार में खासकर हम बात करें कि इस जुब्बा सभी के वंशज का तो 2 करोड़ आबादी है। इस आबादी के हिसाब से भी आप अगर सोचे तो 7 सीटों का हक बनता है इस जुब्बा सभी के वंशजों। लेकिन आज जितनी भी पार्टियां नामों की घोषणा की है, जो प्रमुख पार्टियां हैं, आपको आश्चर्य होगा कि उसमें नाम कहीं नहीं है। ये दुर्भाग्य है। आज हम लोग अपने आजादी के दीवाने अमर शहीद जुब्बा सहनी के बहाने आज हम अपने आप को गौरवान्वित करने और एक मंच पर खड़ा होकर समरस समाज का निर्माण करने का निर्णय लिया, जो एक सराहनीय काम है। हमने पार्टी का नाम ही यही दिया है, सर्वजन कल्याण, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हो। सभी समाज का समरूपता से, सभी वर्गों का समरूपता से विकास किया जा सकता। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि चाहे राज्य का मुखिया हो या देश का मुखिया हो, बहुत सारी योजनाएं का घोषणा करते हैं। आपको याद होगा प्रिंट के भाइयों एवं इस सभा में उपस्थित माताओं एवं बहनों कि 10 जुलाई को माननीय सरकार, राज्य सरकार के मुखिया के द्वारा घोषणा किया गया था कि राज्य के सभी जलाशयों का राजस्व माफ कर दिया जाए। राजस्व जो वसूली किया जाता है उसको राजस्व। लेकिन आज महीनों बीत गए, उस घोषणा का अमल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं। हम लोगों ने अपने आप को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए लड़ाई नहीं लड़े। अगर हम लोग लड़ाई लड़े होते तो निश्चित रूप से ये सरकार जो घोषणा की उसको लागू करने का काम किया होता। आपको पता होगा कि इसी सरकार ने यह भी घोषणा किया था कि राज्य के सभी मछुआरों का, निषादों का पेंशन लागू किया जाएगा। पेंशन, लेकिन वह घोषणा कागजों में सिमट कर ला गया, टाइम फिश हो गया। जो मछुआरे गंगा नदी में अपना मछली पालते हैं, आपको मालूम होगा जून जुलाई अगस्त में मछलियों पर पाबंदी रहता है, मछली मारने पर पाबंदी रहता है। उसके लिए योजनाएं हैं केंद्र सरकार की कि अगर मछुआरे मछली नहीं मारेंगे तो सरकार को राहत देना पड़ेगा। और सरकार ने राहत एवं बचत योजना के नाम से योजनाएं चलाई, जिसमें मछुआरों को लमसम अमाउंट प्रतिमाह 10,000 के आसपास में प्रत्येक महीना मिलनी थी। सरकार ने घोषणाएं भी की। इस वर्तमान सरकार के द्वारा घोषणाएं
डॉल्फिन शिकार के नाम पर भी मछुआरों को पकड़ा गया, जेलों में भरा गया। हमने आवाजें उठाई कि आप योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको जेल में भरने का काम कर रहे हैं। तो सरकार ने बहुत सारा लुभावना वादा किया कि हम लोग कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज मछुआरों की स्थिति है दयनीय, इसके लिए मछुआरे जिम्मेदार है। हमने बोला क्यों? आज गंगा में मछली नहीं है, इसीलिए डॉल्फिन नहीं। तो हमने बताया कि आज गंगा में मछलियां नहीं है, इसके लिए मछुआरे जिम्मेवार नहीं है। वह लोग जिम्मेवार हैं जो योजनाओं को अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा गंगा एक्शन प्लान एक योजनाएं है, जिस योजना को अगर सही रूप दे दिया जाए तो शहर के जितने भी सीवेज है उसको ट्रीटमेंट कर गंगा नदी में बहाने की योजना है। लेकिन आप लोग आए के अखबारों में पढ़ते होंगे कि क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक भी इकाई कार्यरत है? तो दोस्तों आप खुद जवाब देंगे नहीं। गंगा नदी को की सफाई हो, घाटों की सफाई हो, सिर्फ राज्य सरकार को ध्यान जाता है तो छत करते हैं। हमने बताया, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मीटिंग रखे हुआ था, उसमें हमने बताने का काम किया। आपको बता दें कि मछुआरा आवास, जो मछुआरों की बहुत बड़ी समस्याएं रही है शुरू से, 2000 मछुआरा आवास विगत 3 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कहीं भी मछुआरा आवास नहीं बना। हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया कॉर्पोरेट के माध्यम से, और जब केस किया तो पता चला कि भाई इंजीनियर राशि का गबन कर चुका है। जब दबाव में सरकार आई तो एफआईआर किया, लेकिन जिन पर प्राथमिकी दर्ज हुई वह घूम रहा है। तो संगठन के माध्यम से हम लोगों ने दबाव बनाने का काम किया। अब वहाँ आवास बन रहा है। अभी मधुबनी कंगलाखाली में अभी एक मीटिंग एएसआई इंस्टीट्यूट में हो रही थी, तो वहाँ के मछुआरियों ने कहा कि हम लोग को आधा राशि तो दे दिया गया, लेकिन आधा राशि नहीं निर्गत हुआ, तो वहाँ के जिला पदाधिकारी सरेंडर कर। तो हमारा ये कहना है कि मछुआरों की जो मिट्टी का बस्ती था, मिट्टी का मकान था, उसको आपने तोड़कर यह लुभावना सपना दिखाने का काम किया कि तुमको पक्का का मकान मिलेगा, लेकिन पक्का का मकान सरकार ने नहीं देने का काम किया। नतीजा हुआ कि आज वो मछुआरे वहीं पर बारिश हो रहा है, पन्नी लगा हुआ है, इसके लिए जब तक आप अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। एक कहावत है, कहा गया है यूनाइटेड वी स्टैंड, आपको अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना। बाढ़ आती है, सुखाड़ आता है, क्या मछुआरों किसी मछुआरों को लाभ मिलता है? बाढ़ का उनका तालाब का मछलियां बह जाता है, उनके तालाब सूख जाते हैं। क्या किसी मछुआरों को लाभ मिला है? आपको पता होगा कि केंद्र प्रायोजित योजना जो है वह अंधेरे में गिर जाता है। मछुआरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप अगर किए हुए हैं बीमा तो लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जबकि यहीं पर किसानों के लिए कुछ मुआवजा का प्रावधान किया। हमारे मुख्य अतिथि अवतर इंडिया के अध्यक्ष अक्षय वर्मा जी के सहयोग से 4 बैंकों के द्वारा योजनाएं बनी। सरकार ने मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड मछुआरों को मिले किसानों के समान, इसके लिए सरकार ने योजनाएं नहीं बनाई। हमने जब अक्षय वर्मा जी से यह अनुरोध किया, सुझाव दिया, तो उन्होंने 4 बैंकों से टाइप किया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से फिशरीज क्रेडिट कार्ड निर्गत हुआ। आज आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि अब किसी भी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में आप आवेदन देंगे, पट्टा ले जाएंगे, आपको मछुआरों का ऋण मिल जाएगा 1 एकड़ का 25,000। आपको खुशी होगा, सेंट्रल बैंक से टाइप करके मत्स्य कन्या नामक स्कीम चालू हुआ, और हम लोगों ने मनिका मन पर अक्षय जी के द्वारा मनिका मन पर सेंट्रल बैंक से के सहयोग से हम लोगों ने वहां दिलाने का काम किया। पंजाब नेशनल बैंक की योजनाएं जनरल
उसके तहत हम लोगों ने गाय घाट और पारू में दिलाने का काम किया और वहाँ के मछुआरे ने आज यहाँ इस सभा में उपस्थित है और आज काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उसी तरह से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से ब्लू कार्ड योजना बनाकर मछुआरों को ऋण दिलाने का काम किया। क्या यह काम सरकार का नहीं था? आजादी के 65 वर्ष भी बीत जाने के बाद भी क्या मछुआरों को हक मिला? नहीं मिला। उस हक को दिलाने का काम किया हमारे अक्षय बाबू। विदेशों की करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़कर आज इस समाज के बीच में काम करने का काम जो एक सराहनीय और अतुलनीय काम है। शायद ही किसी युवा के द्वारा किया होगा, यह इतिहास बनेगा। अक्षय वर्मा जी, हम आपको निषाद समाज की ओर से, इस पार्टी की ओर से हम आपको वादा करते हैं और दावा भी करते हैं कि आपको कहीं भी जरूरत होगी तो हम आपके साथ रहेंगे। यह समाज आपके साथ है। क्योंकि आपने वह काम करने का काम किया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, किसी केंद्र की सरकार ने नहीं किया, कि कोई हमारे समाज के सांसद विधायक ने काम नहीं किया जो आपने कर दिखाया। तो आपने झकाने का काम किया। यह साधारण सी बात नहीं है, यह एक अतुलनीय काम है जिसको किसी ने नहीं, वह सिर्फ आपके प्रेरणा से हो पाए। इसीलिए इस पार्टी का अनुरोध रहेगा कि आप निश्चित रूप से आप योग्य हैं और अच्छे हैं, आप कहीं भी रहिए, हम लोगों का सहयोग आपको मिलता रहे। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि केंद्र की सरकारें और वर्तमान राज्य की सरकारें बुनकर का जितना कर्ज था और किसानों का कर्ज था उसको माफ कर दिया। क्या राज्य की सरकारें ने मछुआरों का कर्ज माफ किया? समितियों को भंग किया गया, समय समय पर समितियों को बनाया गया, लेकिन जो समितियां का एसेस लायबिलिटी था, खाया कोई और भुगतान कोई और किया। यह सरकार हजारों मछुआरों का हत्यारा है। हम आपको बताते हैं हत्यारा कैसे है। जब सोसाइटियां बनी हुई थी, वह सोसाइटियां काम कर रही थी, लेकिन इन द मेन टाइम सोसाइटियों को जो मर्ज किया उसको एसेस लायबिलिटी को देखे बिना मर्ज कर दिया। जब टैक्स का पुनर्गठन हुआ था तो उसका सारा एसेस लायबिलिटी केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की तरफ 60,000 करोड़ का पैकेज देकर उसको खत्म किया गया। लेकिन जब मछुआरों का पुरानी समितियां जो अवक्रमित थी, लाखों करोड़ रुपया लेकर बैठी हुई थी, उन सबको नव निर्वाचित अध्यक्षों के द्वारा भरना और उन लोगों ने भरा। इस क्रम में बहुत सारे मछुआरों का गहना जेवर जमीन तक बंधक रखना पड़ा, क्योंकि मछुआरों का मुख्य पेशा क्या है? मछली पालना, मारना, बेचना। उन्होंने अपने पेशे को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए सरकार को भुगतान किया और सरकार ने ध्यान देने का काम नहीं किया कि यहाँ पर मछुआरों के साथ भेदभाव, मछुआरों के साथ भेदभाव करने का काम। आपको पता है, जैसा कि अक्षय वर्मा जी ने बताया कि ऐसा नहीं कि सरकार पैसा नहीं दे, 44 करोड़ रुपया अकेले आईडीबीआई बैंक को, लेकिन उसका क्या हुआ? 1 से 2% मात्र मछुआरों को मिल सकता। क्यों? आप जब लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 आप लागू किए हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र इशू करने के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र इशू करने के लिए, आप आय प्रमाण पत्र इशू करने के लिए, तो फिर मत्स्य विभाग ने क्यों नहीं इस कानून को आप लागू किए हुए? हमारे मछुआरे आज
आवेदन देने के बाद आप 30 दिनों के अंदर इसको सुनवाई करके खत्म कीजिए। ऋण मिलना है कि नहीं मिलना है 30 दिनों के अंदर खत्म कीजिए। हम लोगों ने लिखते कर दिया, लेकिन सरकार का काम पर झूठ नहीं है। इसीलिए मित्रों, भाइयों, अब समय आ गया है, आप जागिए। आप अपने पूर्वज जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य, आप सभी जानते हैं, एकलव्य को याद कीजिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उनको याद कीजिए और अपनी शक्ति को पहचानिए और संगठित होइए। आपका वंशज महाराज गुलाज महाराजा हुआ करते, और यही नहीं, भगवान राम को भी पार उतारने का काम यही मछुआरा समाज और दुब्बा सहनी का वंशज है। तो आप दूसरे का पार उतारने का काम करते रहे। अब आपको बारी आ गया है कि वैसे लोगों को पार करें जो आपके सुख दुख में साथ हो, आपके लिए काम करता हो, आपको भ्रमण को मदद करने का काम कीजिए। चाहे कोई भी आए, आपको चिंता नहीं है, आपको मदद करने का काम कीजिए, आपका दिल बढ़ाने का काम, आपके सुख दुख को समझने का काम कीजिए। मित्रों, खासकर नॉर्थ बिहार में मछुआरे, वैसे मछुआरे जो मखाने की खेती करते हैं, मखाने की खेती करते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि धान गेहूं का भी प्राप्ति किया जाता है सरकार से, और वह समर्थन मूल्य पर किया जाता है। उसका एक रेट सरकार निर्धारित करती है ताकि किसानों को घाटा नहीं, किसानों को घाटा नहीं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वे मछुआरे जो मखाना का खेती करते हैं, वे मछुआरे जो मखाना का खेती करते हैं, उनके दूरी को कम रेट पर लिया जाता है। हम लोग ने सरकार को बताया कि यह परंपरागत मछुआरों का पेशा है, इसमें आमदनी कम है, एक एकड़ में मुश्किल से 20,000 का आमदनी होता है। इसको समर्थन मूल्य पर आप लेने का काम कीजिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको घोषणा भी नहीं की। तो मित्रों, यह जरूरी है, अब समय आ गया, उठो, जागो, उठो, जागो और अपने अधिकार को लड़कर लो। वह समय आ गया है, आपको अपने नावों से अपनी सवारी करनी है और आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, और उस नाव पर वैसे लोगों को ही बिठाना है जो आपके सुख दुख में सहायता करने का काम किया है, सहायता करने का काम। हम चाहते हैं कि आप सभी यह पहचान करने का काम कीजिए कि आपका हितैषी कोई, और उन्हीं लोगों को अपने नाव में बैठाने का काम कीजिए, अन्यथा उसको आप सीधा कहिए कि नहीं, हम आपको मदद करेंगे। मित्रों, बातें बहुत हैं, आगे हम लोग संगठन को, क्योंकि कम समय में मात्र 4 दिनों 5 दिनों के निर्णय पर यह कार्यक्रम हुआ है, और इस कार्यक्रम में इतने लोग आए, हमारे नेपाल के सांसद मेघराज निषाद जी आए, इस कार्यक्रम में मीडिया के लोग आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हम लोग के अनुरोध पर माननीय अक्षय वर्मा जी मुख्य अतिथि बनने का अनुरोध को स्वीकार किया। हमारे अनुरोध पर अक्षय वर्मा जी आज इतने मछुआरों को मदद करने का काम किया। मैं कोटि-कोटि आपको नमन करता हूँ, आपके परिवार को नमन करता हूँ, आपके माता पिता भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ, आपके दादाओं को प्रणाम करता हूँ जो आज इस सभा में उपस्थित है, आपके फूफा को नमन करता हूँ, आपके फूफी को नमन करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे संस्कार अक्षय जी आपको मिला है, उस परिवार का ही देना है कि विदेशों में नौकरी करके 4.5 करोड़ से ऊपर का इनका तनख्वाह है, उस सबको छोड़कर आज इस समाज को, समग्र समाज के निर्माण के लिए आगे निकल रहे हैं। आप सभी का आने वाले समय में हम दावा करते हैं
इसके
उसके बाद हम ये मुख्य अतिथि अक्षय वर्मा का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इन्होंने हमारे समाज के गरीबी को, हमारे समाज के पीड़ा को उन्होंने नज़दीक से देखा, अध्ययन किया और तब जा करके उन्होंने समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समाज के विकास को बनाने के लिए, समाज को आगे ले आने के लिए, राजनीतिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने अक्षय वर्मा जी ने जो काम किया है, यह आज तक कोई भी मुख्यमंत्री तक आज तक ये काम नहीं किया जो अक्षय वर्मा ने जो आज करके दिखाया है। जो आपने सुना है अक्षय वर्मा के बारे में, वो आज तक कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ था इतना ये काम करने के लिए जो काम अक्षय वर्मा ने किया। और इस प्रकार हम अक्षय वर्मा जी का हम ऋणी हैं, हम आभारी हैं कि उन्होंने इस काम को किया और एक राष्ट्रीय पार्टी बना करके उन्होंने 14% को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और हम लोग और झोला ढोने का काम, भीख मांगने का काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो है इनके प्रति आभारी हैं। और अंत में मैं फिर समिति के ये पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के अध्यक्ष कश्यप जी, कश्यप जी के प्रति भी हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं कि उन्होंने एक पार्टी का फॉर्मेशन करके, पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करके दूसरे किसी भी दल को इन्होंने चुनौती दिया है। आज हमने चुनौती को स्वीकार किया है। आज हमने उस चुनौती को जो 14% है वो आज हम आपके साथ रहकर हमने वादा किया है, तन देंगे, तन मन और धन तीनों लगा देंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ हम इस संदेश के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय निशान।